स्वागत है हमारे चैनल कुमार देव एजुकेशनल पर। आज की कहानी है बिब्बो मृणाल पांडे। फैशन के लिहाज से यह गुरु का वर्ष था। खूब कसकर तकरीबन माथे के ऊपर ही मरोड़कर बांधे गए जूड़े, नोच नोच कर बेहद पतली बना ली गई बेचारी भौहों और सुनहरी कमानी के गोल चश्मों का वर्ष। कपड़े भी बीहड़ हो चले थे। बेमेल हथकरघे की साड़ियां और छींकदार ढीले ब्लाउज चांदी के काले पड़े हुए मैले आभूषण या झब्बानुमा कुर्ते और तंग मोहरी के पजामे। आंखों में सुरमा फिर फैशन में आ गया था, या फिर काजल। पिछले सालों के नीले बैंगनी लिपस्टिक और परोटों के ऊपर लगाए जाने वाली सुनहरी धानी शेडो नकल पलकों समेत न जाने कब अपने आप गायब हो गए थे। यह फैशन का क्षेत्र भी एक बड़ा रहस्यमय इलाका है जनाब। यहाँ बिना हड़बोंड के अचानक रातों रात सब बदल जाता है। ऐसे कि पहले पहल तो आपको यकीन ही न हो कि यह भी भला कोई फैशन है क्या। पर धीरे धीरे लगने लगता है कि भाई वाह, असल फैशन तो यही है, बाकी हम सब तो क्या नाम झक मार रहे थे, है कि नहीं। तो उस छोटे से निदियाए शहर में भी, जहाँ हर चीज साल दर साल समुद्र रतल की काय की तरह धीमे धीमे लहरा कर तिरती झूमती ऊँघती रहती थी, ऊंचा फैशन आधा एकाएक, यानी जिसे अंग्रेजी पत्रिकाओं की भाषा में कहते हैं हाई फैशन। पहले 2-3 ट्रकों में अंबार लगा हुआ सामान आया, फिर गल्ले आए फूलों और विचित्र रंगों वाले पत्तों से चकाचक, फिर कुत्ता, फिर काकातुआ, फिर वे दोनों और सबसे अंत में बिब्बो। पति ऊंचे लंबे कद का हंसमुख दोस्तबाश इंसान लगता था। कीमती गर्म कपड़े की ढीला का रता वह एक सामंती लापरवाही से धारण किए हुए। हाँ हाँ, वे लोग कपड़े पहनते नहीं थे वैसे जैसे कि बाबुओं व्यापारियों के चुस्तकाट लड़के लड़कियां पहने रहते हैं, अपने बदन के बेडौलपने और अपने संस्कारों के भींतरेपन को और ज्यादा उभारते हुए। वे लोग अपने वस्त्र धारण करते थे जैसे कि पारंपरिक प्रस्तर मूर्तियां मंदिरों में करती हैं। पति के गले में उत्तरीय भर नहीं था, पर तब भी कल्पना की जा सकती थी कि वह किस प्रकार उसकी तही को बाएं हाथ पर झेले हुए विराट हस्तमुद्राओं से एक कलात्मक पौरुष में अंतरिक्ष रचता। यदि वैसे परिप्रेक्ष्य में उसकी कल्पना करो तो पत्नी मुनहने से जिस्म की सुंदर लड़की थी। लड़की कहना ही पड़ेगा, बावजूद उसके कसे जुड़े नुची भवों और सुनहरी कमानी के गोल चश्मे के। उसका जबड़ा कुछ कुछ चौकोर था और एक खानदानी जिद से भरा हुआ भी, जो पीढ़ियों से अपना हुक्म बारदब भिजवाती रही हो। वैसे उसकी आवाज बेहद नर्म और हलीम थी, और उसका उच्चारण गुनगुनी अंग्रेजी ध्वनियों से पगा था। आ की मात्रा को वह हलक में घुमाकर बोलती थी और र को एक बेहद प्यारेपन से और र के बीच का हरूफ बनाकर कहती। एक हल्का पंजाबी कटाव उसकी अंग्रेजी के सारे परदेसीपने को फाड़कर उसे एक प्यारी प्यारी संभ्रांत आंचलिकता के घेरे में ले आता था। वह कुछ कुछ रुककर झटके से बोलती थी, जैसे कि सामगान किया जा रहा हो। उसके नन्हे नन्हे गुड़िया हाथ उस वक्त एक कमनीय अंतरिक्ष रचते होते। हालांकि उसकी अंगुलियां लंबी कलात्मक नहीं, बल्कि छोटी चौकोर पुष्ट और दुनियादार थीं। बिब्बो की बात और थी। वह उस नन्ही गुड़िया पत्नी की निजी नौकरानी के बतौर आई या लाई गई थी, और उसके नाम के अनुरूप ही उसका जिस्म और उसकी पूरी शख्सियत एक निहायत सुखद व मांसल किस्म से एक पंजाबी कतई भौतिक चाक्षुष उपस्थिति थी। वह अपनी मालकिन की विगत फैशन वर्षों की वे उतरने पहने रहती थी, जो लगभग कोरी ही होती, पर उनमें उसके अपने खास निजी स्पर्श थे। सब कुर्तों के गले उसने नीचे तक काट डाले थे और उसका विराट वक्ष उसके बीच सुगंधित जेली की तरह निरंतर कांपता रहता था। उसकी कमर चौड़ी, पर सुडौल कूल्हे भरे और तनिक उठे हुए थे। उसकी आंखें वीरान और चेहरा भावहीन होने के बावजूद उसकी चाल जवानी के खुमार से बोझल और लड़खड़ाती हुई थी, ऐसी कि हर किसी को लगता था कि उसके सहारा दिए बगैर वह चल न पाएगी। चूंकि घर के सारे बाथरूम संगमरमरी फर्श के थे, चुनाचे वह कपड़े बाहर लान के नल पर धोती थी। दुपट्टा झाड़ी में टांग अपनी शलवार टखनों तक चढ़ाए आस्तीन समेटे वह जब झपाक झपाक की ध्वनि में मुंगेर चलाती, तब मोहल्ले के सारे नौकर घर के पतीले गैस पर जलते छोड़कर निकल आते थे। वह न उनमें से किसी से बोलती न चालती। एक मस्तानी अदा से अंतिम कपड़े को पिछोड़ खींच और झटकाकर वह प्लास्टिक की बाल्टी में डालती, और हाथ बढ़ाकर दुपट्टा उठा खरामा खरामा घर के भीतर दाखिल हो जाती। मोहल्ले की फुसती दोपहर देर तक उसके नितंबों से सिटी पेंडुलम सी डोलायमान होती रहती। हर रोज ठीक 11 बजे पति अपनी गाड़ी में का म पर रवाना होता और पत्नी उसे दरवाजे तक छोड़ने आती। वे अंग्रेजों की तरह चुम्मी लेकर अलविदा कहते थे और फिर पत्नी अपनी अटकती सी जुबान में बिब्बो को पुकारती, आदेश देती, भीतर चली जाती, बड़ा बंधा बंधाया दे निक दस्तूर पर नमूनदार होती और अपनी लड़खड़ाती मदमस्त चाल में बाजार की ओर निकल जाती।
नुक्कड़ पर कपड़ों पर प्रेस करता राम नरेश धोबी अपने विविध भारती कार्यक्रम का वॉल्यूम ज्यों ही बढ़ाता तो पता चल जाता कि वह ढाल पर उतर रही है। फिर चौरसिया पान भंडार के ठहाके अचानक ऊंचे हो जाते, पाकेटों से कंघियां निकल आती, फुग्गे सांवरने लगते और राजा धीरे धीरे उन लोगों के मित्र भी बनने लगे थे। यह शहर का सम्भ्रांततम राना इलाका था और यहाँ के सब बाशिंदे बड़े बापों की औलादे और बड़े दादाओं पर दादाओं के पोते पोतियां थे, नौकरी करना जिनके लिए एक शुगल था। उनके पास इतना था कि बताना गैर लाजिमी हो चुका था। इन बिगनलों की अपनी दुनिया थी, अपने जश्नों सैर सपाटे और अपने खफीफ से मजाक या बदगुमानियां थी। नई या चकाचौंध करने वाली चीजों से उन्हें सख्त परहेज था। इन बंगलों के आरामगाहों में पुरानी धूसर मूर्तियां, नायाब ब्रोकेट के पुराने सोफे, शिपेंडेल का प्राचीन फर्नीचर और अलंकरण एक समझदार उकताहट से बिखरे रहते। उनके फ्रिज रसोई घरों में थे और बड़े नामीदामी स्टीरियो यूनिट भीतर की किसी कुठरिया में। वे सब धीमे बोलते, धीमे चलते और धीमे धीमे खाते थे। उनका सब कुछ एक असल अनौत्सुक्य में भीगा भीगा और एक बाल सुलभ विश्वास में मड़ा हुआ था। ऐसा बालसुलभ विश्वास जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जिनका बचपन सतरंगी परी कथाओं की झाग में से सीधा निकला हो, दूधिया कच्चा पुरतासीर। पत्नी अपनी भोली भाली आवाज में मित्रों को प्रायः बताती थी कि बिब्बो घर के क्षेत्र में उनका एक प्रजातांत्रिक प्रयोग थी। अगर आप इंसानों की तरह उनसे पेश आए तो कोई कारण नहीं कि नौकर हमदर्द मनुष्यों की तरह आपके घर में काम न करें। उनकी भी वाइब्स हैं, उनकी भी एम्बियंसेज हैं। नहीं, बिब्बो वही खाती थी जो वे खाते थे, यानी मक्खन, अंडा, फल फूल, पनीर सब। वह हर महीने अच्छे कपड़ों से लैस कराई जाती। उसे हर पखवाड़े अच्छा साबुन, शैम्पू और टेल्कम पाउडर लेकर दिया जाता। उनसे वह जो करे उसका अपना सिरदर्द है। हम उससे एक इंसानी धरातल पर पेश आना चाहते हैं, मालिक नौकर के स्तर पर नहीं, बराबरी के स्तर पर। फिर मालकिन अपनी मृदु आवाज और भी मृदु संगीतमय बनाकर कहती, बिब्बो 2 नींबू पानी और। बिब्बो रानी एक सेक्सी रोबोट की तरह हिलती डुलती निर्विकार चेहरा लिए कुछ देर बाद नमूनदार होती, हाथ में एक खाली चांदी की पुश्तैनी ट्रे हिलाती हुई, निमक वाला के चीनी वाला। उसका स्वर उसके चेहरे की तरह भावहीन होने पर भी उसके जिस्म की तरह कुछ फटाफटा पर एक हर्रा फा दृष्टिकोण से आकर्षक था। पत्नी तुरंत विनय विगलित हो मेहमानों से क्षमा मांगकर पूछती कि वे नमक वाला लेंगे या चीनी वाला। वह तो नमक लेती है, पर जैसा वे चाहें। फिर ऑर्डर दे दिया जाता और हिलती डुलती बेब वो पर्दे पर खुसी चांदी की पुरानी घंटियां झंकार कर भीतर चली जाती। तभी पत्नी ने लोगों को यह भी बताया था कि उन्होंने पिछले शहर में बिब्बो को एक ब्यूटिशियन से ट्रेनिंग भी दिलवाई थी ताकि उसे एक और हुनर आ जाए। पढ़ने या टाइपिंग सीखने में उसकी रुचि नहीं थी, सो अब वह ऐसा फेशियल देती है कि त्वचा का पोपो जाग उठे। मेरे बाहों के बालों की थ्रेडिंग भी वही करती है, पत्नी अपनी रोमहीन सुडौल गोरी भुजा फैलाती। क्या सिर्फ स्त्रियों को ही देती है फेशियल? नहीं नहीं, क्या सुंदरता औरतों का ही हक है? आप चाहे तो। हा हा हा, मजाक छिड़ गए, पहले तुम पहले तुम। फिर एक जना मजाकों से बिंधा आधा मगन आधा छगन होता बिब्बो के साथ भीतर की कुठरिया में चला गया और आधे पौने घंटे बाद चमकता चेहरा लिए नमूनदार हुआ, मानना पड़ेगा है तुम्हारी मुटुल्ली के हाथ में जादू। यही तो मुझे भी अचरज होता है। पत्नी चहकी, घर के काम में तो ऐसी बेशुर है कि यदि कुक न होता तो हमें शायद समय से खाना भी नहीं मिलता। इतने गिलास और प्याले तोड़ती है कि भगवान बचाए, पर इस काम में हुनर हासिल है। अपने अपने हुनर हैं, हा 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 हा। फिर अचानक उनके घर लोगों की आवत जावत बढ़ने लगी। इस मोहल्ले के पुरुष यूं भी 9 से 5 दफ्तर जाने वालों में नहीं थे। दफ्तर तो उनके अपने थे ही। जिन बिल्डिंगों में दफ्तर थे वे बिल्डिंगें भी उनकी ही थी। अब अक्सर पति लंच टाइम पर आता तो पत्नी भुनाती रहती, लंच अधूरा बना पड़ा है और बिब्बो फिर किसी को फेशियल दे रही है। पड़ोस का मामला था अपने आजाद ख्यालों और वक्तव्यों से भरे इतने जमावड़ों के बाद गली कूचे की औरतों की तरह टोका टाकी करना भी उनके लिए संभव न था। भलमन सी की मार, वे लोग बड़े पशुपेश में थे। उधर बिब्बो की भूख का मानो अंत ही न था। सुबह वह 6 टोस्ट और 2 तले अंडे डकार ती, साथ में एक गिलास दूध। जबकि देह की तराश को लेकर सजग पति पत्नी कुर्ते हुए सिर्फ काली कॉफी और टोस्ट भर लेते और जब वह आकर लचक कर कहती, जी कल का सालन पड़ा है, मैं ले रही हूँ टोस्ट देनाल। अच्छा, तो वे बगले झांकने लगते। दूध भी वह दिन भर पीती रहती। पत्नी को लगने लगा था कि वह फ्रिज में ताला लगा दे तो ठीक रहे। गुच्छा भर पुष्ट केला चांदी के फ्रूट बोल में सुबह रखा होता, शाम तक एक काला सा सुकड़ा केल उसमें पड़ा रह जाता। अचार की शीशियां साफ हो जाती। जैम के भी वही हाल।
पत्नी के मायके से मेवे के थैले आते, उनका माल भी देखते देखते आधा रह जाता। फिर खरबूजे की भूख भी चमक उठी थी। जितनी देर तनी कुठरिया में शास्त्रीय संगीत के स्टीरियो रिकॉर्ड लगाकर पड़ी पड़ी अंग्रेजी किताबें पढ़ती, उसके विदेश से आयातित ट्रांजिस्टर में तेज फिल्मी गाने लगाकर वे दोनों रसोई में ठिलठिलाते रहते। आंदिम भावनाएं हैं, लव, हा हा हा। पति ने मित्रों के बीच पत्नी को फिर समझाया, वे लोग अपने को नहीं रोक सकते। कुत्तों बिल्लियों की तरह उन्हें मजा करने दो, शाम को खाना और उम्दा मिलेगा, हा हा हा। उम्दा तो क्या, 4 गिलास और दोनों तोड़ डालेंगे। पत्नी ने झमक कर कहा। उसका धैर्य कोनों से फटने लगा था। उसे मालूम है कि सुबह ठीक 8 बजे मुझे पलंग में कॉफी चाहिए। उसके बिना मेरा जहन काम नहीं करता। आज 9 बजे तक नहीं आई। देखने गई तो खानसामा कहता है वह अभी सो रही है। खानसामा, ऑफ ऑल द पीपल। मुझसे, वह भी उसको लेकर। तो तुमने क्या किया? यह शायद उस दिलजली ने पूछा जिसका पति उस वक्त बिब्बो से मालिश करवा रहा। हाँ, मैंने वही खड़े खड़े लताड़ा उसे कि ऐसे बात करते हैं क्या। तभी देखती हूँ कि मलकाजी आंखें मलती आ रही है। क्या बजा है बीजी? आई टेल यू, मैं तो गुस्से के मारे उल्टे पांव लौट आई। मेरी मानो तो इसे चलता करो। किसी ने सलाह दी। वही सोचती हूँ, पर आजकल फिर नौकर मिलते कहाँ हैं। उनके बिना भी तो, यह तो है। गर्मियाँ बीती, जाड़े आए, पर बिब्बो के मारक जिस्म ने शालें नहीं ओढ़ी। हाल, उसकी मालकिन 6,000 रुपये का पुराना पश्मीना ओढ़े हीटर के पास बैठी हु करती रहती। मक्खन, मेवे, घी की लुनाई से चिकना अपना उबले अंडे सा भावहीन चेहरा लिए बिब्बो उसके गुड़िया हाथों पैरों चेहरे की उबटनों से मालिश करती। की मुंह से निकालती भवें समारती और टांगों पैरों को रोमहीन बनाती रही। जाड़े, गर्मी, बरसात, किसी मौसम का उस पर कोई असर नहीं था। उसका खमदार बदन जैसा ही मस्त रहा आया और रंगीन पटियालवी फूलने से सजी उसकी लंबी गुत उसके विराट कूल्हों पर डोलती एक बड़े समुदाय का तन मन डुलाती रही। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि वह कुछ बुनाई कढ़ाई सीख जाए, पढ़ाई लिखाई न सही। अपनी रॉकमैन सिगरेट का कश लेकर पत्नी ने कहा। वह एक ढीला कड़ा हुआ झब्बा पहने हुए थी, जो उसकी किसी पूर्वजा के किसी नायाब कश्मीरी शाल को काटकर सिला गया था। सिखाएगा कौन? किसी ने जिज्ञासा व्यक्त की। उन लोगों को इस तरह की चीजें आती ही कहाँ थी। काटना, बुनना, पकाना, पर जरूरत थी भी नहीं। उनके लिए ही तो यह काम किए जाते थे सारी दुनिया में। अगर वे लोग भी अपने कपड़े खुद सीने काटने लगते तो उन भव्य सिलाई की दुकानों का क्या होता। पत्नी ने उसी किस्म की एक दुकान का नाम लिया, जहां शाम को मध्यवित्त गृहिणियों और उनकी विवाह योग्य लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई की क्लासें होती थीं। ड्राइवर शाम को अपने घर जाता हुआ उसे छोड़ आएगा और वापसी में वह बस ले लेगी। बस इतनी ही सी तो बात थी। पति पत्नी अपने औदार्य और अपनी स्कीम के चौकसपने पर बड़े खुश थे। उसकी साइकी अंतरात्मा को कुछ तो रचनात्मक संतोष मिलना चाहिए, पत्नी ने अपना गुड़िया हाथ लहरा कर कहा। वना औसत हिंदुस्तानी लिबिडो अस्मिता छोटे शहर में ऐसी कुचली रहती है कि सिवा सेक्स के दिमाग में कुछ आता नहीं। फिर कुछ देर वे सब बेहद सुथरी और विद्वत्तापूर्ण अंग्रेजी में आम भारतीय और सेक्स पर खुली बातचीत करते रहे। वे लोग खुली बातचीतों और खुली बहसों के आदी थे, इतने कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बिब्बो को उस दबूकने और संकीर्णता में बांध कर रखेंगे जिसमें आम भारतीय औरत खासकर नौकरानी को रहना पड़ता है। पर इस सब सौहार्दपूर्ण खुली बातचीत के बाद जब बिब्बो को इसकी सूचना दी गई तो उसने अपने नितांत भावहीन तरीके से साफ मना कर लिया, नहीं जय, क्या करना। पर तब तुम कपड़े सिल सकोगी, उन्होंने सुझाया। बहुत है जी, फिर दर्जी तो है ही। घर में हमारा थोड़ा मरम्मत रफू करल काम कर लेना। सो आप दर्जी से करा लो, बेहतर करेगा। इतना कहकर वह कुछ हंसी सी। तुझे मशीन ले देंगे, कौन सी है डाली? वो हिंदुस्तानी वाली जो मिडल ईस्ट को भी एक्सपोर्ट होती है। हाँ हाँ, निशा वाली। फिर तू कपड़े सीना मजे में। क्या करना जी, बिब्बो ने बातचीत को पक्का पूर्ण विराम देते हुए कहा और नल के नीचे सलाद धोने लगी। उनकी पूरी योजना गड़बड़ा गई थी। पर तू दिन भर तो खाली रहती है, फिर क्या करेगी? सोऊंगी जी, उसने उसी ऐतिहासिक भोलेपन से कहा जैसे कभी नूरजहां ने कबूतर उड़ाए थे। और खानसामा को देखकर हंस पड़ी। बिब्बो एक सरदर्द होती जा रही थी। वह देर देर तक सोती, ढेरों ढेर खाना खाती वक्त बेवक्त चीजों की फंकियां मारती रहती। तो एक बार मालकिन ने अपना शैम्पू और टैल्कम चुराते रंगे हाथों पकड़ भी। खानसामा भी उसकी सोहबत में ढीला और ढीठ होता जा रहा था, वह तो थी ही। उधर से इधर और भाव बताने लगी थी। जब उनका कोई मित्र आकर फेशियल को कहता तो उसे बुलाए जाने पर वह
कठिठकने से उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर सिर को भीतरी कमरे की तरफ झटका देती, चलिए, और कूल्हे मटकाती आत्मविश्वास के साथ बगैर पीछे देखे भीतर चल देती कि वह आ भी रहा है या नहीं। यह बात और थी कि वह अवश्य आता। ले देकर एक शाम का समय होता है। उस वक्त ये लोग आ जाते हैं, होंठ चबाती पत्नी कहती। उस वक्त उसका जबड़ा कुछ चौकोर और चेहरा तना तना हो जाता। फिर एक दिन बिब्बो के घर से खत आया, जो किसी गांव के पढ़े लिखे ने बिब्बो के बाप की तरफ से लिखा था कि बिब्बो के लिए उन्हें एक लड़का मिल गया है जो फौज में है और शक्लों सूरत का भी ठीक ठाक है। बिब्बो की छोटी बहन कुक्कू सेवा में आने को तैयार है, उसकी तो जिंदगी बन जाएगी वगैरह वगैरह। न कुक्कू न पुक्कू, बस इसी को भेज दो वापस। अच्छा बहाना भी है इस वक्त, पत्नी ने संतरा चूसते हुए कहा। बिब्बो उस समय बाहर कपड़े धो रही थी और पत्तियों की मेंढ के आसपास दर्जनों नौकर पतंगों की तरह मंडरा रहे थे। पर फिर तुम्हारा काम कौन करेगा? पति ने एक खैरख्वाह मित्र की नरमाहट भरी दृष्टि से पत्नी का नाजुक जिस्म निहारा। कोई यहीं की बूढ़ी बाई मिल जाएगी ज्यादा पैसा देकर। तुम चिंता न करो, सिर्फ इसे भर पैक ऑफ कर दो, वरना खानसामा इसे लेकर किसी भी दिन छोड़कर चल देगा, फिर क्या होगा? सो तो है, पति ने सोचते हुए कहा। तो एक दिन बिब्बो का बिस्तरा बंध गया। उसके 2 टीन के ट्रंक कार में रख दिए गए, दरी में बंधा एक आदत बिस्तरा भी। पत्नी ने उसे 1 घंटा जीवन, आदर्श विवाह की जरूरत और नारी स्वतंत्रता के बारे में समझाया, जिसके दौरान वह सिर्फ हंजी हंजी करती या उबास या लेती रही। उसे और उसके फौजी को इस सबसे करना भी क्या था? न एक बार उसने पति पत्नी को धन्यवाद दिया, नहीं हर्ष या शोक जैसा कुछ व्यक्त किया। कुछ लोगों का कहना है कि टैक्सी के चलते चलते उसने पूरे पड़ोस की खिड़कियों को हाथ हिलाया और कुछ मुस्कुराई सी थी, पर हो सकता है कि उनकी कल्पना भर हो। कुछ दिन वे लोग बिब्बो को याद कर परस्पर हंसी मजाक करते रहे, फिर उसे भूल सा गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।